हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको क्लास 11th के चैप्टर को क्वेश्चन आंसर के द्वारा समझाया गया है ताकि आपको एग्जाम में आंसर लिखने में आसानी हो। आइए वीडियो शुरू करते हैं। संचार शब्द से आप क्या समझते हैं? मौखिक और गैर शाब्दिक संचार की विभिन्न विधियां बताएं। आंसर: संचार शब्द से हम समझते हैं कि संचार दो या अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों तथा भावनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया है, जिसका प्रारंभ शिशु के जन्म से होता है और अंत व्यक्ति के जीवन के अंत से ही होता है। संचार का अर्थ: संचार को अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन कहा जाता है। कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस से बना है, जिसका अर्थ है सर्वसामान्य या सामान्य। इस प्रकार संचार का अर्थ सामान्य विचारों का आदान प्रदान है। संचार शब्द का प्रयोग प्रायः ज्ञान के प्रसार या सूचना भेजने के अर्थ में किया जाता है। संचार एक दोहरा प्रवाह है, जिसमें एक ओर संप्रेषक और उसका संदेश होता है तथा दूसरी ओर प्राप्तकर्ता और उसकी अनुक्रिया होती है। इस प्रकार ज्ञान की बातों, विचारों, भावनाओं तथा सूचनाओं के आपस में आदान प्रदान की क्रिया को संचार कहते हैं। संचार की परिभाषा: एक कीथ डेविस के अनुसार, संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं के पहुंचने एवं समझने की प्रक्रिया है। दो न्यूटन और समर के अनुसार, संचार दो या अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, मतों या भावनाओं का आदान प्रदान है। मौखिक और गैर शाब्दिक संचार की विभिन्न विधियां। मौखिक विधि: मौखिक विधि के अंतर्गत व्यक्ति बोलकर, गाकर और अपने लहजे में परिवर्तन द्वारा संप्रेषण स्थापित करता है। अतः संचार की मौखिक विधियां हैं: 1 बोलना, 2 गाना, 3 स्वर का लहजा। गैर शाब्दिक विधि: संचार के लिए विभिन्न संकेतों, भाव, भंगिमाओं और लेख का प्रयोग किया जाता है, जिसे संचार की गैर शाब्दिक विधियां कहा जाता है। संचार की प्रमुख गैर शाब्दिक विधियां हैं: 1 हाव भाव, 2 मुख मुद्राएं, 3 भाव भंगिमा, 4 नेत्र संपर्क, 5 स्पर्श, 6 लिखाई, 7 पहनावा, 8 केश सज्जा, 9 वस्तुकला, 10 प्रतीक और संकेत। निष्कर्ष: इस प्रकार संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, सूचनाओं, अनुभूतियों और ज्ञान का प्रभावकारी आदान प्रदान है। संचार प्रक्रिया को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। आंसर: संचार प्रक्रिया किसी माध्यम के जरिए प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक सूचना अथवा विषय के संप्रेषण की प्रक्रिया संचार कहलाती है। संचार प्रक्रिया में विभिन्न तरीकों से सूचना के आदान प्रदान में वह लचीलापन शामिल है जिससे प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों सूचना को ठीक स्पष्टता और पूर्ण रूप से समझ लें। किसी भी संचार प्रक्रिया के आधारभूत घटकों का चक्र पूरा करने के लिए इसे एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। प्रभावी और सफल संचार के लिए आगे दिए गए 5 घटकों का कुशलता से नियंत्रण किया जाना चाहिए। इसे संचार के SMCRE मॉडल के जरिए समझा जा सकता है। 1 स्रोत सोर्स, 2 संदेश मैसेज, 3 माध्यम चैनल, 4 ग्राही या प्राप्तकर्ता रिसीवर, 5 सूचना का प्रभाव प्रतिपुष्टि इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन और फीडबैक। एक स्रोत वह व्यक्ति है जो संचार की प्रक्रिया को शुरू करता है। वह पूरी संचार प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए उत्तरदायी मुख्य घटक है। वह श्रोता को इस प्रकार संदेश देता है कि उसका संदेश सही से पहुंचे, बल्कि उसको इससे अपेक्षित अनुक्रिया भी प्राप्त हो। उदाहरण के लिए माता पिता, भाई बहन, शिक्षक, सहपाठी, नेता, लेखक इत्यादि। 2 संदेश वह विषय या सूचना है जिसे संचारक प्राप्त करने की इच्छा करता है, स्वीकार करता है या उस पर कार्यवाही करता है। यह कोई भी ऐसी तकनीकी, वैज्ञानिक, आम जानकारी हो सकती है या किसी व्यक्ति समूह अथवा अधिक बड़े जन समुदाय की रोजमर्रा की जिंदगी या ज्ञान की किसी क्षेत्र से संबंधित सामान्य या विशिष्ट विचार हो सकता है। 3 चैनल संचार का माध्यम जिसके द्वारा कोई जानकारी प्रेषक से ग्राहियों तक पहुंचती है, चैनल कहलाता है। आमने सामने बैठकर किया गया संचार एवं मौखिक संचार संचार के सर्वाधिक सहज और प्रभावी साधनों में से एक है। चैनल 2 प्रकार के हो सकते हैं। 1 अंतर्वैयक्तिक संचार चैनल जैसे अलग अलग व्यक्ति और समूह। 2 जनसंचार माध्यम द्वारा संचार के चैनल जैसे उपग्रह, बेतार और ध्वनि तरंगे। 4 ग्राही या प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति होता है जिसे संदेश भेजा जाता है। उदाहरण के लिए कोई आदमी या औरत, ग्रामीण या शहरी, बूढ़ा, जवान, कोई भी। 5 सूचना का प्रभाव या प्रतिपुष्टि संदेश प्राप्त करने वाले का जवाब है, जो प्रेषक को यह जानने में सक्षम बनाती है कि जो संदेश भेजा गया था वह प्राप्तकर्ता द्वारा उसी तरह समझा गया है या नहीं। यह किसी भी संचार प्रक्रिया का पहला कदम होने के साथ साथ अंतिम घटक भी है। यदि संदेश की अनुक्रिया वही हो जिसकी संभावना थी, तो यह चक्र पूरा हो जाता है और यदि ऐसा ना हो तो उस विचार कर,
उसमें संशोधन होता है और संपूर्ण संचार प्रक्रिया दोहराई जाती है। उदाहरण के लिए, जब कोई शिक्षक पाठ पढ़ा देता है, तो वह विद्यार्थियों से यह जानने के लिए प्रश्न पूछता है कि उन्होंने पाठ समझ लिया या नहीं। प्रश्न पूछने और उत्तर जानने की यह क्रिया कि क्या विषय वस्तु और पाठ समझ गए हैं और फिर से किन विषयों को समझाने की आवश्यकता है, प्रतिपुष्टि कहलाती है। निष्कर्ष: इस प्रकार संचार प्रक्रिया स्रोत से प्रारंभ होकर प्रतिपुष्टि पर आकर पूर्ण होती है और पुनः प्रारंभ भी होती है, क्योंकि प्रतिपुष्टि संचार प्रक्रिया का प्रथम कदम होने के साथ साथ अंतिम घटक भी है। संचार प्रक्रिया में जितने अधिक इंद्रियां शामिल होंगी, संचार उतना ही प्रभावी और दीर्घ होगा। और औचित्य सहित टिप्पणी कीजिए। आंसर: हम जब किसी कहानी को पुस्तक में पढ़ते हैं तो उसे लंबे समय तक याद नहीं रख पाते, किंतु जब हम उसी कहानी को किसी व्यक्ति द्वारा सुनते हैं तो उसके कुछ अंश हमें याद रह जाते हैं। यदि इसी कहानी को हम टेलीविजन के माध्यम से देखते हैं या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा देखते हैं या उस नाटक के पात्र बन उस कहानी को जीते हैं, तो हमें कहानी लंबे समय तक याद रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किताब में पढ़ने की तुलना में टीवी पर प्रसारण देखने से हमें कहानी को जानने समझने में अधिक आसानी होती है और यह अधिक रुचिकर भी होता है। किताब पढ़ते समय हमारी एक इंद्री का उपयोग होता है, किंतु टेलीविजन पर प्रसारण देखते समय एक से अधिक इंद्री सम्मिलित होती है, जिससे संचार अधिक प्रभावी और दीर्घ होता है। औचित्यकरण: हमारी इंद्रियां और संचार। लोग जो पढ़ते हैं उसका 10% याद रखते हैं। पढ़ने में केवल हमारी एक इंद्री शामिल होती है। लोग जो सुनते हैं उसका लगभग 20 से 25% याद रखते हैं। इसमें भी एक इंद्री शामिल होती है। लोग जो देखते हैं उसका लगभग 30 से 35% उनके दिमाग में रहता है। देखने में भी एक इंद्री शामिल होती है। लोग जो देखते और सुनते हैं उसका 50% या उससे अधिक भी याद रखते हैं। इसमें देखने और सुनने दोनों कार्य हो रहे हैं, इसमें 2 इंद्री शामिल हुई है। लोग जो देखते सुनते और करते हैं उसका 80 से 85% या उससे भी अधिक याद रखते हैं। इसमें देखने सुनने और करने की क्रिया हो रही है, अर्थात इसमें अधिक इंद्रियां शामिल होती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि संचार प्रक्रिया में जितने अधिक इंद्रियां शामिल होंगी, संचार उतना ही प्रभावी और दीर्घ होगा। संचार माध्यम दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों की व्याख्या करें। आंसर: संचार माध्यम का दैनिक जीवन पर प्रभाव। हमारे दैनिक जीवन में संचार माध्यम के बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और हमारे जीवन के लगभग हर पहलू पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसका मुख्य कारण है कि इससे हमें दुनिया भर की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। संचार माध्यम हमारे विचारों को भी प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं। यह प्रभाव कभी सकारात्मक तो कभी नकारात्मक होता है। उदाहरण के लिए, रेडियो और टेलीविजन पर हम जो देखते और सुनते हैं उसका हमारे जीवन पर अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव पड़ता है। विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों की व्याख्या। संचार माध्यमों को 2 वृहद श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. पारंपरिक संचार माध्यम। 2. आधुनिक संचार माध्यम। पारंपरिक संचार माध्यम बीते कुछ वर्षों तक ग्रामीण, मेलों और रेडियो जैसे पारंपरिक संचार माध्यमों पर निर्भर थे। आज भी ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में अंतर्वैयक्तिक संचार माध्यम मुख्य रूप से संसार का सर्वाधिक प्रयुक्त और प्रभावी माध्यम है। अन्य पारंपरिक लोक संचार माध्यम के उदाहरण हैं कठपुतली, लोक नृत्य, लोक रंगमंच, मौखिक साहित्य, मेले और त्योहार, अनुष्ठान और प्रतीक, संकेत, पोस्टर, पत्र पत्रिकाएं और अन्य स्थानीय मुद्रित सामग्री। आधुनिक संचार माध्यम। आधुनिक प्रौद्योगिकी के आगमन से संचार माध्यमों का आश्चर्यजनक विस्तार हुआ है। नई संचार प्रौद्योगिकियां जैसे मोबाइल फोन ऐसी आकर्षक विशेषताओं के साथ आ रहे हैं जिनसे प्रसारण की गुणवत्ता और क्षमता में सुधार हुआ है। इनसे आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी की पहुंच भी बढ़ी है। कंप्यूटरों की उपलब्धता और इंटरनेट सुविधा से संचार माध्यम ने एक नए युग में प्रवेश किया है। रेडियो, उपग्रह, टेलीविजन, आधुनिक मुद्रण माध्यम, फिल्म प्रदर्शन की विभिन्न पद्धतियां, ऑडियो कैसेट और कॉम्पैक्ट डिस्क प्रौद्योगिकी, मोबाइल फोन, वीडियो फिल्म और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधुनिक संचार माध्यम के कुछ उदाहरण हैं। निष्कर्ष: इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न संचार माध्यमों का हमारे दैनिक जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। संचार माध्यमों द्वारा हमारे ज्ञान में वृद्धि होने के साथ साथ हमारे विचारों में भी परिवर्तन आता है। संचार प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिखिए। ऐसी 2 आवश्यक संचार प्रौद्योगिकियों की सविस्तार चर्चा करें जिससे संचार क्षेत्र में क्रांति आ गई है। अपने उत्तर का औचित्य भी दे। आंसर: संचार प्रौद्योगिकी की परिभाषा।
संचार प्रौद्योगिकी का संबंध सूचना को नियंत्रित करने और संचार को सहायता देने के लिए विकसित और प्रयुक्त विभिन्न प्रौद्योगिकियों से है। इसमें आधुनिक प्रौद्योगिकियां शामिल है, जिनका प्रयोग डाटा के प्रेषण के लिए किया जाता है, जो अनुरूप अर्थात इलेक्ट्रॉनिक संकेत या अंकीय अर्थात डिजिटल हो सकते हैं। यूनेस्को के अनुसार संचार प्रौद्योगिकी एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो सूचनाओं को प्रसारित करने, स्टोर करने, बनाने, साझा करने या विनिमय करने के लिए उपयोग की जाती है। ऐसी दो आवश्यक संचार प्रौद्योगिकियां जिनसे संचार क्षेत्र में क्रांति आ गई है। एक, उपग्रह। उपग्रह संचार प्रौद्योगिकी विश्व के लगभग सभी देशों में पहुंच गया है और इसने न केवल संचार में बल्कि मानव जीवन के विविध पहलुओं में क्रांति ला दी है। विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी की सहायता से की जाने वाली संचार प्रक्रिया उपग्रह संचार कहलाती है। उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है और वायु वाहित या अंतरिक्ष वाहित प्लेटफार्मों पर लगाए गए प्रकाशीय संवेदकों की सहायता से प्राप्त सूचनाएं विश्व भर में प्रेषित की जाती है। उपग्रह प्रौद्योगिकी के लाभ और अनुप्रयोग। एक, रिमोट सेंसिंग अर्थात किसी दूरस्थ वस्तु को पकड़ पाना। इसके द्वारा आंकड़े तेजी से बार बार एकत्र किए जाते हैं। ये संवेदी डाटा ऐसे अनेक बिंब बनाते हैं जो कई कामों में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए यह बिंब अर्थात चित्र मौसम के पूर्वानुमान में सहायता करते हैं और जो कृषि तथा कृषि आधारित उद्योगों के लिए सहायक हैं। 2, उत्कृष्ट कोटि की और तीव्र संचार की आवश्यकता से इस विषय में की जाने वाली अनावश्यक यात्रा में कमी आई है और शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता सुकह हुई है, जिससे ऊर्जा और अन्य संसाधनों का संरक्षण बढ़ा है। 2, पारस्परिक क्रियात्मक वीडियो। पारस्परिक क्रियात्मक वीडियो का संबंध ऐसे वीडियो तंत्र से है जो कंप्यूटर और वीडियो का संयोजन है। यह पाठ स्थिर फोटो, वीडियो, ऑडियो, स्लाइडो, ओवरहेडो आदि का उपयोग करके बहुमाध्यम अर्थात मल्टीमीडिया को अपनाता है। विभिन्न रूपों में संग्रहीत संदेशों से उपभोक्ता अपनी इच्छा अनुसार संदेश प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता की सिस्टम के प्रति जो अनुक्रिया होती है, उसी के अनुसार आगे का मार्ग निर्धारित होता है। पारस्परिक क्रियात्मक वीडियो के लाभ और अनुप्रयोग। एक, पारस्परिक क्रियात्मक वीडियो मार्केटर को वस्तुतः मौलिक वीडियो बनाने में सक्षम बनाता है। छूने योग्य अर्थात क्लिक करने योग्य क्षेत्रों के साथ दर्शक व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। 2, स्पष्ट आकर्षक ढंग से बहुमूल्य जानकारी साझा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इससे अधिक दर्शकों को आकर्षित किया जा सकता है। निष्कर्ष, इस प्रकार संचार प्रौद्योगिकी ने संचार को अत्यधिक सुविधाजनक बना दिया है और संचार के क्षेत्र में क्रांति आ गई है।